सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं नेहा शर्मा और मैं मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा नमस्कार जी। और सखी सहेली कार्यक्रम लेकर आ गए मंजू जी, आप और हम। तो आज किस बारे में बातें करने वाली ये बता दें पहले? हाँ, बिल्कुल बता देते हैं। जैसा कि हमारी सखियों को पता है कि हमने 1 फरवरी से थोड़ा-सा बदलाव किया है हमारे कार्यक्रमों में, और हर दिन हम किसी सखी विशेष की बात करते हैं, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, किसी विज्ञान का कोई नया आविष्कार करने वाली सखी हो, खेल से जुड़ी हुई जो खास हस्तियां, उनकी हम बात करते हैं। आज चूंकि सोमवार है, सोमवार को हम साहित्य से जुड़ी हुई किसी विशेष हस्ती की बात करते हैं। तो आज भी हम लेकर उपस्थित हैं ओडिया साहित्यकार बसंता कुमारी पटनायक, उनकी हम बात करेंगे। इसी के साथ कला दर्पण के अंतर्गत हम लाख से बनी हुई चीजें जो होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी को पता है चूड़ियां, खिलौने वगैरह बनते हैं, और कुछ विशेष जगह हैं जहां पर इनका बहुतायत में उपयोग किया जाता है और ये चीजें बनाई भी जाती है। तो ये भी बात करेंगे, और उन 7 दिनों की बात करेंगे जो 7 दिन सखियों को अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। महीने के 7 दिन अगर वो अपनी तरफ थोड़ा ध्यान देंगी तो चुस्त दुरुस्त स्वस्थ और सुंदर बनी रहेंगी, है ना? बिल्कुल। और इसके अलावा बहाने नए पुराने। हाँ बहाने तो ऐसी चीज है नेहा कि कभी ना कभी शायद हम सभी बनाते हैं, चाहे थोड़े कम सही या ज्यादा सही, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है बहाने बनाने की। लेकिन बहरहाल फिर भी हम ये कहेंगे कि किसी भी बात को स्पष्ट करना ज्यादा ठीक है बजाय इसके कि बहाने बनाने के। जी, और इस बारे में तो हम बातें स्पष्ट तौर पर करने ही वाले हैं, लेकिन अब हम सोचते कि शुरुआत हमें, अगर साहित्यकार महिला जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं तो उनसे अगर हम शुरुआत करें कार्यक्रम की तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया होगा। तो आज ओडिया साहित्यकार बसंता कुमारी पटनायक की हम बात करते हैं। 15 दिसंबर 1923 को ओडिशा राज्य के गंजाम जिले के भंजनगर में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कटक में बिताया और अर्थशास्त्र में एमए उन्होंने किया। मात्र 27 साल की उम्र में ही बसंता कुमारी पटनायक ने अपना पहला उपन्यास आमदा बाटा यानी कि अनगढ़ रास्ता ये प्रकाशित हुआ उनका, और ये उपन्यास बेहद पसंद किया गया। उनका ये उपन्यास उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, और इसी नाम से इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। जी, और बसंता कुमारी पटनायक ने 1959 में अपने भाई राजकिशोर पटनायक के साथ मिलकर एक प्रकाशन कंपनी की भी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था शांति निवास बानी मंदिर। ये प्रकाशन कंपनी 1959 से लेकर 1962 तक सक्रिय रही। बसंता कुमारी ओडिया साहित्य के साहित्यकारों में का अग्रणी मानी जाती हैं। बिल्कुल। और आमादा बाटा के बाद उन्होंने और भी कई उपन्यास लिखे हैं। 1973 में उन्होंने चोराबाली, अतीबा चीता और 4 अन्य उपन्यास ये उन्होंने लिखे। वहीं उनके लघु कथा संग्रह सभ्यतारा साजा यानी सभ्यता का लिबास जो 1950 में लिखा गया था, और पाताल दहेऊ जो 1952 में, और जीवन चिन्ह 1959 में, और उसके बाद उनके 2 कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए जिनका नाम है चिंतनमाला जो कि 1956 में आया था, और तारंगा ये भी 1956 में आया था। वहीं बसंता कुमारी पटनायक ने नाटक भी लिखे, ज्वार भाटा जो कि 1952 में, और मृग तृष्णा 1956 में। बिल्कुल। बसंता कुमारी पटनायक ने आम जीवन और यथार्थवादी चित्रण से अपने लेखन में एक नया ही रंग भर दिया था। आमदा बाटा जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और उनकी पहली कृति है, उसमें भी उन्होंने महिलाओं के जीवन को बखूबी पेश किया था। इसकी कहानी कटक के मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए प्रयास करते हैं। और बसंता कुमारी पटनायक के लेखन में 20वीं सदी के उड़ीसा जो था उसमें किस तरह से घरेलू और सामाजिक जीवन था वो दर्शाता है उनका लेखन। वैसे भी अगर हम साहित्य की बात करें ना नेहा, तो जिस समय जो साहित्य लिखा गया है उसमें उस समाज की झलक स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि उस समय की क्या यूं कह सकते हैं कि कमियां हैं समाज में, या कई सारी बुराइयां
जो व्याप्त होती है वो भी उसके जी। अंदर और कुछ जो खासियतें होती है या उस समय का रहन-सहन, पहनावा, खान-पान या उस समय की विचारधारा कैसी रही होगी, ये सब साहित्य में स्पष्ट तौर पर झलकता है। तो बिल्कुल। उस समय का जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि अच्छा उस समय का घर किस तरह का हुआ, जी। लोग कैसे होंगे, किस तरह से वो बातचीत करते होंगे। तो वो पूरी की पूरी एक जो यूँ कह सकते हैं कि कहानी हमारी आँखों के सामने, वो दृश्य हमारी आँखों के हुँ। सामने घूमने लगते हैं। यही साहित्य की विशेषता होती है बिल्कुल, ना? एक साहित्यकार की भी यही विशेषता होती है कि वो हुँ, अपने दौर की जो भी कमियाँ हैं उन्हें सामने लाए हुँ, और जो अच्छाइयाँ उन्हें भी सामने लाए, ताकि बिल्कुल। सालों-साल उनकी कहानियों के साथ हम जुड़ जाते हैं फिर इसी हाँ, वजह से। बिल्कुल। और बसंता कुमारी पटनायक ने ओडिशा साहित्य अकादमी के अतिबदी जगन्नाथ दास पुरस्कार को अपने नाम किया, यानी ये पुरस्कार उन्हें दिया जी। गया और ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली और एकमात्र ओडिया लेखिका है। ये तो बहुत ही उनकी एक बिल्कुल। पहुँच है कि इतनी अच्छी तरह से उन्होंने लिखा और इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला जो आज हुँ, तक किसी भी लेखिका को उड़ीसा में नहीं मिला है अब तक। बिल्कुल। और 29 मार्च 2013 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। साहित्यकार के तौर पर अगर बात करें तो बसंता कुमारी ने उपन्यास, लघु कथा, नाटक, कविता और निबंध सभी विधाओं में हाथ आजमाया है। तो हम बसंता कुमारी पटनायक जो इन्होंने इनका साहित्य हुँ, जिनकी हमने अभी बात की, तो इन्हें हम सादर नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं जी। और साथ ही साथ जो आजकल की पीढ़ी है हुँ, हम उनसे ये कहेंगे कि अगर समय मिले तो जी, थोड़ा-सा साहित्य की तरफ में नज़र डालिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, बिल्कुल। पुरानी किताबों को पढ़िए ताकि आपको पता चले कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, उस समय की हुँ, क्या बातें हैं, क्या ख़ासियतें हैं और साथ ही साथ जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, जी, तो भाषा के मामले में भी वो बड़े समृद्ध हो जाते हैं। यानी थोड़ा धीरे-धीरे करके उसमें जी, सुधार आने लगता है, शब्दकोश उनका बढ़ता है, बिल्कुल। तो यही विशेषता होती है साहित्य की, है ना? हुँ। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल है दिल
दिल कब मचलता है सबसे ज्यादा? धीरे-धीरे भी मचलता है, कई बार तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से भी मचलने लगता है। परिस्थिति के ऊपर निर्भर है ये बात कि हुँ। कब ज़ोर से धड़के और कब धीरे-धीरे धड़के। जी। और सबसे ज़्यादा दिल आ जाता है जब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे सामने नज़र हाँ, आती हैं। बिल्कुल। और और महिलाओं के मामले में तो ये हुँ, बात हुँ। और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लागू होती कि जी। कोई भी अच्छी चीज़ दिखी, ख़ास तौर से साज श्रृंगार की चीज़, गहनों हुँ। की बात हो, कपड़ों की बात हो, जब इनसे संबंधित कोई भी चीज़ दिखे उन्हें, तो बस उनका जी इतना मचल जाता है, ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है और कहता है कि बस तुरंत ले लूँ इस चीज़ को। हाँ, और है ना? ऐसा लगता है ना कि अगर जैसे कि मान लीजिए श्रृंगार की चीज़ें आप कह रही हैं, तो वो एक एक सेट अगर घर पर हो भी, तो भी ऐसा लगता है कि ये शायद उस कपड़े के साथ मैच कर नहीं, जाएगा। एक नहीं नेहा, कई सारे हो तो भी ऐसा ही लगता है। हाँ। हालाँकि ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि हुँ, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हुँ। चूँकि दिखने में बहुत अच्छी है, मन मचल रहा है, लेने की इच्छा हो रही है, तो ले लेती हैं। और कई सखियाँ तो इतनी हठ भी करती है उस चीज़ के लिए। कई बार उनके घर के लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भई चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर भी तुम खरीद लेती हो। इतनी सारी तुम्हारी चीज़ें हैं कि पूरे कबोर्ड्स जो हैं वो भर गए हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम लेती जा रही हो। लेकिन अब बात जब श्रृंगार की हो, जी, सजावट की हो, तो इसमें महिलाएँ कैसे पीछे रह बिल्कुल। सकती हैं, और ये उनका अधिकार भी है नेहा, है ना? और अधिकार भी है और ऐसा लगता है ना कि जब जो दूसरी चीज़ जो नज़र आती है सामने, तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, इससे पहले जो लिया उसकी ज़रूरत नहीं थी, हाँ। इसे हम खोज रहे थे लेकिन उसकी जगह हमने उसको ले लिया था। तो हमें पता चलता है कि जो पिछली चीज़ थी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो ये तो समस्या चिरकाल से चली आ रही है मुझे हुँ, लगता है, और आगे भी चलती रहेगी खैर। लेकिन आज हम कला दर्पण के अंतर्गत लाख से बनी हुई चीज़ों की बात करेंगे। और हुँ, लाख जो चूड़ियाँ ख़ास तौर पर बनती है नेहा, जी, और वो इतनी सुंदर होती है कि बरबस ही हमें आकर्षित भी करती है और हमारा मन भी मचल जाता है। तो जब-जब सखियों को श्रृंगार या रंग-बिरंगी चूड़ियों की बातें याद आती हो, तो लाख से बनी हुई जो चूड़ियाँ हैं, वो उनका मन मोह लेती है। और लाख की चूड़ियाँ आमतौर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती जी। है। लेकिन हम यहाँ बता दें कि लाख की न सिर्फ चूड़ियाँ बनती है, बल्कि इससे खिलौने, सजावटी वस्तुएँ, ठप्पा लगाने के भी ये काम में आती हैं। और अगर पुराने समय में देखा होगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे कि कहीं भी ताला लगाना हो, जी। तो भी हम ये करते थे, यानी वो जो संस्था होती थी वहाँ ताला लगाने के बाद उसके ऊपर लाख लगा दी जाती थी। लाख के हुँ, ऊपर उस संस्था का जो भी ठप्पा होता था वो लगा दिया जाता है, वो छाप उसके ऊपर आ जाती थी। बिल्कुल। तो और जब दूसरे दिन जब खोलना हो तो बस उसे तोड़ दीजिए तो पता चल जाता है कि हाँ, इसे खोला गया है। तो वो तो चोरी चोरी वगैरह से बचाने के लिए हाँ। भी वैसा कर दिया जाता था और कई बार सरकारी संस्थान भी जब अब किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर या हुँ। किसी संपत्ति पर ऐसा उन्हें मुहर लगानी होती है कि ये संपत्ति अब सरकार की तरफ से उनकी हो गई है, हुँ, हुँ। तो भी इस तरह से मुहर लगा दी जाती है बिल्कुल, लाख से। हाँ, यानी मोहर लगाने के भी वो उपयोग में आए। हुँ, इसकी ये इसलिए होता है क्योंकि लाख ऐसी चीज़ है कि भले ही वो जैसे कभी कोई बनी हुई चीज़ टूट भी जाए, लेकिन जब उस लाख के टुकड़ों को हम फिर से गर्म करते हैं, तो वो फिर से हुँ, पिघल जाता है। और जब ठंडा होता है, तो जिस आकार में हमने उसे रखा है, वो वापस वही आकार ले लेता है। जी। इसलिए उसका उपयोग बार-बार किया जा सकता है। हुँ, और लाख का हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम कला ये लाख है क्योंकि हुँ, इसको बहुत अथर्ववेद में भी हम इसका उल्लेख देखते हैं, इसका हुँ, उल्लेख मिलता है, इसे लक्ष्य कहा जाता है और महाभारत में भी लाख के उपयोग से घर बनाने की कहानी हमने सबने सुनी है। बिल्कुल। मुगल काल में तो इस लाख के उपयोग से वार्निश बनाया जाता था, इसका वर्णन है, उनकी एक किताब है उसमें। हुँ। इसका उपयोग ठप्पा लगाने के लिए, वार्निश करने के साथ ही छींट की छपाई में भी होता रहा है। बिल्कुल। तो और लाख या लक्ष्य जो है, जैसा कि तुमने कहा कि लाख को ही हम लक्ष्य कहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कीड़ों से बनता है और एक मादा कोश से अनगिनत शिशु कीट निकलते हैं। शायद यही कारण है कि इसे लाख के नाम से जाना जाता है। भारत में लाख के कीटों का पालन किया जाता है और अन्य फसलों की तरह इनकी भी फसलें होती है। अलग-अलग तरह तरह के लाख के लिए अलग-अलग तरह के कीट होते हैं, लेकिन हम यहाँ उन कीटों की बात नहीं करेंगे, बल्कि लाख से बनी हुई चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे बिल्कुल, हैं, है ना? क्योंकि लाख कला की अगर हम बात करते हैं तो लाख किस तरह से बनाया जाता है उसमें तो हमें उतना ज़्यादा सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमारा मनोरंजन नहीं होगा लेकिन हुँ। हमें लगेगा कि चूड़ियाँ किस तरह से बन गई, कितनी हाँ, अच्छी लग रही हैं, सजावटी हैं। बिल्कुल। इन बातों में हमारा मुँह हाँ, जो है लेकिन जाग जाता मैं है। बताऊँ तुमको जी। नेहा, लाख की चूड़ियाँ बनते हुए मैंने बहुत बार देखी है, हुँ, चूँकि हुँ। ये तुमने हमने बताया भी सखियों, क्योंकि राजस्थान में ये जी। विशेष तौर से, और मैं राजस्थान में कई वर्षों तक रही हूँ, तो वहाँ कई घरों में लाख की हुँ, चूड़ियाँ बनाने का काम होता था, तो मैंने देखा था वहाँ पर। और सचमुच जब वो चूड़ियाँ बनती है ना,
देखने में बड़ा मजा आता है उसे, जी। कि कैसे ना एक जैसे आटे की लोई होती ना, उस तरह से लकड़ी के ऊपर उस बड़ी आटे की लोई, वो जो लाख की लोई जैसी होती है, उसे चिपका दिया जाता है और धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा आगे खिसका के उसको कोयलों के ऊपर गर्म किया जाता है, और जी। फिर उसे लंबाई में, और एक उनके जो औजार होते हैं अलग अलग जी। तरह के, उससे पहले गोल करते हैं, फिर उसे चौकोन बनाने के लिए सांचे होते हैं, सांचों में दबा करके उसे चौकोन बनाते, फिर तुरंत उसे ना गोलाई में आकार देके जितनी बड़ी चाहिए उस हिसाब से फिर उनके पास जी। सांचे होते हैं, उसमें डाल करके वो कर देते। फिर जब उनके ऊपर कुछ कांच या इस तरह के जो चमकने वाली चीजें होती है वो उसके ऊपर चिपकाई जाती है, तब फिर धीरे धीरे थोड़ा गर्म करके फिर उसके ऊपर बड़ी सुंदरता से अलग अलग रंग के कांच चिपकाए जाते हैं, या नगीने चिपकाए जाते हैं। तो ये सब देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, मन मोह लेता है, कि कैसे अभी अभी जो सिर्फ एक एक ऐसा गोला सा दिख रहा था, कोई जी। चीज पड़ी है, जी। और उससे अभी अभी एक सुंदर लाख की चूड़ी तैयार हो गई है। तो देखने में मतलब यूं समझ लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा आप खड़े भी रह जाओ तो कब समय निकल जाता है पता नहीं जी, चलता है अब उसका। और अपनी आँख के सामने बनी हुई ये चूड़ी जब हम लेके आते हैं तो वो और भी ख़ास हो जाती है। हाँ, हमें हाँ। लगता है हमने ये देखा था, ये वाला बिल्कुल। काँच नहीं, ये वाला लगा दीजिए, ये नहीं लगाई। तो हो सकता है कि हमें जब बाज़ार में मिलेगी तो वो अलग तरीके के अलग डिज़ाइन की मिल सकती है, लेकिन फिर बाद में हम जब अपने सामने बनवाते तो हम कहते नहीं भई गोल-गोल वाले जो हैं वो लगा दीजिए, हाँ। या चौकोर लगा दीजिए, या इस तरह का कर दीजिए। तो वो हाँ। तुरंत-तुरंत उस सारी चीज़ों को बना देते हैं हाँ। और बड़ा सुंदर लगता है उसको देखने हाँ, से। और शादी ब्याह में भी लाख के चूड़े का बड़ा महत्व होता है ना। जी। जो नई नवेली दुल्हन होती है उसको भी लाख का चूड़ा पहले पहनाया जाता है। जी। तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जी। जब नई दुल्हन आए तो उसे लाख का चूड़ा पहनाया जाए, या बाद में भी महिलाएं उस समय की थोड़ा सा अगर पुराने दौर की अगर याद करो नेहा, जब हमारी नानी थी या नानी की भी माताजी जब रही होंगी, तो जी। उस समय कांच की चूड़ियों का इतना प्रचलन नहीं था। उस बिल्कुल समय नहीं। महिलाएं खास तौर पर लाख की ही चूड़ियां पहना करती बिल्कुल, थी। ये कहा जाता था कि जो जिनकी भी शादी हो गई, जो बच्चियाँ होती थी वो भले ही काँच की चूड़ियाँ पहन सकती थी, लेकिन जिनकी भी शादियाँ हो जाती थी वो फिर लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी। उन्हें कहा जाता था कि वो लाख की चूड़ी पहनना ही अच्छा माना जाता था उस बिल्कुल। वक़्त। तो वै ऐसा होता था, और लाख की चूड़ियों के साथ-साथ उसमें कई छोटी-छोटी खिलौने वगैरह भी बनते हैं, जैसे सिंदूर की डिबिया जैसी बनती है, या गुड्डी-गुड़िया भी बनते हैं छोटे-छोटे एक सेट की तरह। तो वो भी बड़े सुंदर लगते हैं, अलग-अलग रंगों में मिलते हैं। रंग जो होते हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि लाख की चीज़ें जो बनती हैं उसके रंग बड़े सुंदर लगते हैं कई बार। हाँ, मतलब लाख तो केवल एक ही चीज होती है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग रंग मिला करके जी। उसे अलग अलग रंग दे दिए जाते हैं, और उसके बाद कई बार तो एक चूड़ी में 3-4 रंग को मिला करके भी उसकी चूड़ी बनाई जाती है, यानी रंग बिरंगी चूड़ी वो बन जाती है, और उसी से सिंदूर की डब्बी भी बनाई जाती है। तो जी। जिस रंग की लाख की हमारी चूड़ियां हैं उसी रंग के सिंदूर की डब्बी, तो ये जब पूरा सेट इस तरह से मिलता है ना, तो सचमुच देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, और लेने का मन तो करता ही है हम सब सखियों का। हाँ, और जैसे कि आपने बताया कि लाख की खासियत यही होती है कि भई कोई भी चीज़ अगर टूट गई तो उससे थोड़ा-सा गर्म कीजिए और जुड़ जाती है हाँ। तुरंत। तो जो अच्छी-सी कोई चीज़ लाएँ, मान लीजिए कोई राजस्थान में क्योंकि ज़्यादा मिलती है, और अगर हम राजस्थान घूमने गए हैं, वहाँ से हम कोई चीज़ लेकर आए हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब ये चीज़ जो लाए हैं वो कभी टूटे ना। हाँ। वो हमारे पास हमेशा-हमेशा रहे। चाहे हाँ। नई चीज़ें आती रहें, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ एक यादें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की संस्कृति को समेट करके लाने की कोशिश करते हैं, जी। और राजस्थान की जो संस्कृति है वो तो है ही रंग रंगीली संस्कृति। जी। वहाँ पर रंगों का बहुत महत्व है। कहते हैं कि राजस्थान जो है बड़ा डेजर्ट है वहाँ पर, जी, यानी रेगिस्तान, कि जी। हाँ रेगिस्तान है, सूखा प्रदेश है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उस सूखेपन में भी बहुत सारे रंग भरकर वहाँ की संस्कृति को रंगीन बनाने की कोशिश की गई है। इसीलिए वहाँ पर कपड़े भी जो पहने जाते हैं वो चटक रंगों के पहने जाते हैं, यानी उसमें लाल रंग, केसरिया रंग, या फिर हरा रंग, नीला रंग, जो थोड़े चमकदार रंग होते हैं, ये वहाँ खास तौर पर पहने जाते हैं, और जो आभूषण बनाए जाते हैं उनमें भी इन्हीं रंगों का प्रचलन दिखाई देता है। और इसलिए जब चूड़ियां भी वहाँ की अगर आपने देखी होगी तो इसीलिए उसमें चटक रंग भी होते हैं, और साथ ही साथ जब नगीनों और कांच का उपयोग किया जाता है तो वो और भी चमकीला और सुंदर बन जाता है। तो ये वहाँ की खासियत है, और हम सभी यही कहेंगे कि अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाए, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी अगर कई जगहों पर ऐसा होता है ना कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश की चीजें मिलती हैं, तो कभी कभी जाकर के मार्केट में देखिए, बाजार में देखिए, अगर लाख की चूड़ियां या लाख की कोई चीज मिल रही है तो आप जरूर उसे खरीदिए, देखिए, और सजावट के लिए उसका उपयोग भी कीजिए। बिल्कुल।
रात को चमके तारे, मेरा कंगना है, हाय मेरा कंगना। अरे समझो तो समझो, यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय रे तेरा कंगना। जवानी जब मस्तानी, रोके लाज के पहरे ना, रोके लाज के पहरे ना। घूंघट का पट खुल खुल जाए, सर पे आंचल ठहरे ना, सर पे आंचल ठहरे ना। सोच तो सोचे क्या सोचे, अरे सोच तो सोचे क्या सोचे, जब नैन मिले मतवारे, तेरा कंगना है, हाय रे मेरा कंगना। और समझो तो समझो, यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय रे तेरा कंगना है। धोखा खाए क्यों, फिर दिल धोखा खाए क्यों। तू ही बता के देख के हमको, नजर तेरी शर्माए क्यों, नजर तेरी शर्माए क्यों। सर के तो सर के क्यों सर के, अरे सर के तो सर के क्यों सर के, आंचल तेरे सर से प्यारे, तेरा कंगना है, हाय तेरा कंगना। खनके क्यों खनके, जब रात को चमके तारे, मेरा कंगना है, हाय रे मेरा कंगना। तिरी तार ला लिल्ला रे लिल्ला, तिरी तार ला होए हाय, तिरी तार ला लिल्ला रे लिल्ला, तिरी तार ला होए होए, तिरी तार ला लिल्ला रे लिल्ला, तिरी तार ला होए होए, तिरी तार ला लिल्ला रे लिल्ला, तिरी तार ला। तो मंजू जी, जैसे इसमें गीत में एक सवाल पूछ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कंगना क्यों खनका, ये तो ऐसे जब कई सारे सवाल सामने आ जाते हैं ना, तो इंसान सारे सवालों का जवाब अगर नहीं देता है तो वो क्या करता है कि बहाने बना देता है। अरे हो गया ना, बस ऐसे हो जाता है, इस वजह से हो गया। हाँ, जब बहाने बनाने की बात आती है ना नेहा, तो मुझे लगता है कि बहाने बनाने की आदत जो है वो शुरुआत से ही, यानी कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, हम उन्हें ये बातें सिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी बहाने बनाने की आदत पता नहीं कैसे व्यक्ति में अपने आप आ जाती है, और बचपन से ही आ जाती है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाने के लिए उसे हम सुबह उठाना पड़ता है, तो जैसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन वो उठ जाता है, लेकिन एक दिन फिर उसका मन होता है कि नहीं, अब कौन सुबह सुबह इतना जल्दी उठे करे। बच्चा बहाने बनाता है उस समय से ही, कहता है कि अरे आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज तबीयत खराब है, ये है वो है। और जैसे ही स्कूल जाने का समय निकल गया, बच्चा तुरंत उठ जाता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है, खेलने लग जाता है। यही आदतें बड़ों में भी होती है कि ऑफिस जाने में अगर देर हो गई, भाई आपके ऑफिसर ने पूछा भाई क्यों आप लेट आए, तो फिर वही बहाना कि आज ट्रैफिक जाम था, या फिर तबीयत खराब हो गई थी, या फिर बच्चे की तबीयत खराब थी, या इस तरह। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर सच्चाई से भागने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो बहाने ही बनाता है ना? और हम सभी कभी ना कभी ऐसा करते ही हैं। बिल्कुल। और आप जो बोले ना कि बच्चे स्कूल से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, हम तो कहते हैं कि जब बच्चे बोलना नहीं जानते तब से वो बहाने बनाते हैं। कैसे बताइए? जब आसपास मम्मी को नहीं देखते तो रोने लगते हैं, जैसे ही माँ ने आके पकड़ा वो चुप हो जाते हैं, जैसे ही फिर वापस चले गए फिर रोने लगते हैं। कई बार वो खेलने लगते हैं, फिर सामने देखते हैं किसी को कि जो हमारा रोना सुनेगा और उस पर ध्यान देगा, तो वो फिर रोने लगते हैं। तो वो भी एक छोटा सा बहाना हुआ ना कि इसी बहाने तो कोई हमें देखे। हाँ, तो बहाने बनाने की ये जो आदत है, तो हमारा ये कहना है कि बहाने हम सभी बनाते हैं, लेकिन
ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए जिससे कभी किसी को कोई हानि हो, जी। किसी को परेशानी हो, या रोज हमारी आदत में शुमार हो जाए ये कि जैसे हम रोज ऑफिस लेट जा रहे हैं, रोज स्कूल देरी से पहुंच जी। रहे हैं, और उसके बाद रोज रोज हम बहाने बना रहे हैं। अगर आपकी ये आदत यूं कहे कि जो बहाना वाकई में बहाना नहीं होता, अगर कोई खास कारण भी होता है लेकिन आपने उस कारण का उपयोग बार बार किया बहाना बनाने के लिए, तो फिर व्यक्ति को पहचान जाते हैं लोग। और अगर कभी सचमुच भी कोई ऐसी घटना हो गई कि जी। जिसकी वजह से वो लेट आए, लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कहेंगे कि भाई तुम तो रोज आते हो, रोज कोई ना कोई बहाना लेकर के आते हो। इसलिए जहां तक हो सके बहाना बनाने से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहाना बनाने से हमें बचना तो चाहिए, लेकिन बहाने बनाने के कुछ कारण अगर हम सोचें तो कारण ये होते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी जो असफलता होती है, हम किसी चीज में हार गए, या मान लीजिए कि कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं किसी परीक्षा में, या काम से निकाल दिया गया है, तो अब हम बहाने बनाते हैं कि नहीं, हम फेल नहीं हुए थे, जो सर थे उनकी हमारे से दुश्मनी है इसलिए उन्होंने हमें फेल कर दिया। हाँ। या हम कहते हैं कि जो हमको जो पढ़ाया उन्होंने वो कुछ पूछा नहीं, कुछ नया ही चीज उन्होंने पूछी थी। हाँ। या हमारा होता है ऑफिस में कि नहीं, हमारे बॉस तो हमारे काम से खुश थे, लेकिन कोई एक जो हमारा कलीग था वो गया और उसने सारे कान भर दिए उनके और हमें बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे बहाने हम बनाते हैं अपनी असफलता को छुपाने के लिए। हम ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, या हमारी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं थी तो हम फेल हो गए, लेकिन हम अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और फेल नहीं होंगे, पास होके दिखाएंगे और सब चीजें अच्छे से करेंगे। या ठीक है, ये काम छूट गया, कोई बात थी ऐसी बनी कि हमारा काम नहीं बन पाया, हमारी कोई मान लीजिए गलती ना भी है तो हम कह सकते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी और हमारा काम छूट गया, तो कोई बात नहीं, अब हम नया कुछ काम अच्छा खोजेंगे और उस पे मन लगा के काम करेंगे। लेकिन इसके बजाय हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को कुछ बहाना बता दें कि उन्हें तो वो सोचेगा कि हमारे कुछ गड़बड़ होगी हमारे अंदर, या वो सोचेगा कि इसके अंदर ऐसी क्या कमी है कि इसे निकाल दिया गया काम से, या ये फेल हो गया। तो इन सारी चीजों में हम बहाना बना के उसे एक तरह से कहिए कि अपने इर्द गिर्द एक परत बना लेते हैं, बच जाते हैं कि भाई अब कोई ये ना सोचे हाँ, हमारी कोई गलती सुरक्षा नहीं है। कवच की हाँ। तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि तुमने कहा, बच्चों में जब नंबर कम आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है बच्चा फेल हो जाता है, नंबर बहुत कम आते हैं, जी। घर आके माता पिता ने पूछा, अरे तुम्हें पता है क्लास में 50 में से 45 बच्चों के नंबर कम आए हैं तुम्हें। मतलब कहने का मेरे भी नंबर कम आए, तो जी। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि सचमुच इसका कोई कारण था, इसके लिए ये एक बहाना होता है उस समय भी। दूसरी बात ये कि जैसे कि हमें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, या किसी और ओकेजन पर कोई हमें बुलाता है, हमें वहां नहीं जाना होता है, या फिर जी। जैसे किसी हमने वादा, जैसे तुमने आज कुछ गीत कार्यक्रम में भी तुम वादों की बहुत सारी जी, बातें जी, कर जी। रही थी, मैं सुन रही थी उस समय। तो ऐसा ही हम एक वादा करते हैं कि हाँ उस समय 5 बजे मिलने आना, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा मिलने के लिए। लेकिन बिल्कुल एन समय पर हम क्या कहते हैं उन्हें, अरे घर में मेहमान आ गए। ये एक फिक्स बहाना है कि जी। घर में मेहमान आ गए इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगी, इस तरह से। या फिर दूसरा जो खास बहाना होता है तबीयत खराब होने का, हाँ। कि अरे बहुत पेट में दुखने लग गया था, उल्टी जैसा लग रहा था और तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए। ये 2-3 बहाने ऐसे होते हैं कि लोगों को एक जबान पर रट जाते हैं, और जब कोई ऐसा कमिटमेंट करता है आने का या मिलने जी। का या वादा करता है, और उसके बाद जब नहीं आता है, वो उस खास कार्यक्रम में नहीं आता, मीटिंग में नहीं आता, तो लोग समझ जाते हैं जब वो ये बोलता है कि मेहमान आ गए। क्योंकि मेहमान कभी भी इस तरह से अचानक नहीं आते। आजकल के जी। जमाने की हम जी, बात जी। कर रहे हैं, क्योंकि फोन का जमाना, सभी के पास में हाथ में एक सेल फोन रहता ही है, जहाँ हर छोटी छोटी बात भी जहाँ पर शेयर की जाती, जी। बताई जाती है, वहाँ कोई दूसरे शहर से मेहमान अचानक आजकल नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल। बहाना अब वैसे तो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं। और मेहमानों को ये बहाना बना देते हैं फोन पर कि हम घर पे नहीं हैं। हाँ, मेहमानों से ये बहाना बनाते जी। हैं कि भाई ऑफिस में बहुत व्यस्तता चल रही है, या बच्चे के परीक्षाएं नजदीक आ गई है, या परीक्षाएं चल रही है, या फिर आजकल बच्चे की तबीयत बहुत खराब चल रही है, या फिर हमारी खुद की तबीयत बहुत खराब चल रही जी। है। और या फिर ऐसा भी बहाना बनाते, मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत जरा, मुझे शायद वहां जाना पड़ेगा, इसलिए जी। अगर आप यहाँ आएंगे तो खातिरदारी कौन करेगा। तो इस तरह के अनेक सारे बहाने हैं जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं तो इससे हमारी छवि भी खराब होती है, बिल्कुल। या कोई हमारे ऊपर शायद विश्वास करना भी छोड़ दे, और वो हमेशा यही सोचेगा कि अरे इसको कुछ मत बोलो, ये तो बहाने बना के गायब हो जाएगा, नहीं है। तो इस तरह से हमारी छवि को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। और अगर बहाना बनाने का और भी एक कारण ये भी देखते हैं तो कई लोगों का एक आदत होती है कि वो सामने वाले से सहानुभूति पाना चाहते हैं, कि वो सामने वाला उन पर
सोचे कि नहीं भाई ये कितना बेचारा है, इसके कितनी तकलीफों से गुजर रहा है, कितनी परेशानियां हैं इसको, और ये सोचकर वो उस पर मान लीजिए ऑफिस हो, वो कुछ काम देना चाह रहा हो, तो उसके कई लोग बहाने बनाकर कि मेरे घर में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा ये हो गया, ऐसा करके ढेरों बहाने इतने दिखा देते हैं कि जो हो सकता है उनके साथ काम करने वाला जो कि बहुत ज्यादा भावुक हो, वो सोचता है कि भाई इसको इतनी परेशानी, कोई बात नहीं, मैं इसके काम ही कर देता हूँ। तो वो अपने काम निकलवा लेते हैं उनसे कि आप ये भी कर दीजिए, मेरा ये भी कर दीजिए। मैं तो फिर उसको एक थैंक यू वगैरह बोल देते हैं कि भाई चलो बच गए हम, तो उनको काम भी नहीं करना पड़ता है, सारे काम उनसे करवा लेते हैं, सहानुभूति भी मिल जाती, कई बार तो टिफिन वगैरह भी मिल जाता है कि भाई इनको कौन खाना बना के देगा, कौन देगा। एक हमारे एक पहचान के हैं, उन्होंने हमें बताया था कि उनके ऑफिस में एक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में तो कोई नहीं है, महिला कोई नहीं है, तो हमारे तो बहुत खाने पीने की बहुत मुश्किलें होती हैं। ऐसा कहकर वो पूरे ऑफिस में सबके टिफिन खा लिया करते थे, सब में से थोड़ा थोड़ा, और सबको ये लगता था कि भाई खासकर महिलाओं को कि भाई ये तो परेशान है, इनके घर में तो कोई खाना बनाने वाला नहीं है, रात में बेचारे चावल वावल बना के खाते होंगे। फिर बाद में पता चला कि उनके जो पिताजी हैं वो पूरे दिन उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके टिफिन भी बनाते हैं, तो जो 4 बजे वो अपने केबिन में बैठ के अकेले खाते हैं। अच्छा। तो बाकी सब का टिफिन खा लेते हैं वो उस तरह से, और उसके बाद अपना टिफिन अकेले बैठ के अलग से खाते हैं। लेकिन ये जब बात जो तुमने पूरी ये बात बताई है, ये भले ही चलो समझ लीजिए कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना उन्होंने दूसरे के इसमें से खाना खाया होगा, टिफिन खाया होगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही सही, जब दूसरे लोगों को ये पता चला होगा कि भाई ये तो इस तरह से थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं, टिफिन लाते हैं लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि घर में कोई है नहीं, तो उनकी छवि को कितना आघात लगता है इससे, या फिर दूसरों के दिलों में वो जो उनके लिए एक रिस्पेक्ट, एक जगह होती है, वो भी चली जाती है, और वो लोग उन्हें नफरत की दृष्टि से देखते हैं कि भाई इतनी छोटी छोटी बात में अगर ये झूठ बोल रहे हैं, तो और दूसरी कौन सी बड़ी बातों में तो ये कितना ही झूठ बोलते होंगे, तो उससे हमारी छवि खराब होती है। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी होती है, ये बहाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप एक लंबे समय की अगर बात करें तो ये हमारी छवि को जिस तरह से नुकसान पहुंचाते, वो नुकसान बहुत बड़ा होता है हमारा। तो ऐसा जहां तक हो सके बचना चाहिए इन चीजों से हमें। बिल्कुल। और मंजू जी, बहानों पर अगर हम बातें करें तो बहानों पर इस बहानों के बहाने कई सारी बातें हो जाती हैं। तो इसमें और भी ये चीज जुड़ी कि किस तरह से बहाने बनाने से बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक गीत सुनवा देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल उसके लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना है, सुनी लेते हैं गीत। क्या किया सनम यही तो कह दिया, अरियो बामरी मेरा दिल नहीं लिया री, तूने दर्द ले लिया कि मैंने और क्या किया।
साथ मेरे बहके तो रुक गई क्यों, रुक गई क्यों, बोझ तले नैनों के झुक गई क्यों, झुक गई क्यों। ओ ये एक नजर में क्या हुआ, ये एक नजर में क्या हुआ, बन के मोम क्यों पिघल गया बदन तेरा, कि मैंने और क्या किया। ढूंढे तेरी छाया को तन मेरा, तन मेरा, मैं जो रुकूं चलता है मन मेरा, मन मेरा। ओ सुनो जी मोरी साजना, सुनो जी मोरी साजना, जाने तुम्हारा कब हुआ मेरा जिया, कि मैंने और क्या किया, मैंने और क्या किया। बलम यही तो कह दिया कि जो ना जाने प्रीत क्या, ऐसे बेईमान से लगाया है जिया। अरे ओ बावरी मेरा दिल नहीं लिया रे तूने, दर्द ले लिया, कि मैंने और क्या किया। तो हमने तो कुछ नहीं किया, हमने बहाने बनाने के बारे में बातें की और हाँ। ढेर सारे कमेंट्स भी हमें बिल्कुल, आगे और बता हमने रही हैं। गाना नहीं सुनवाने का कोई बहाना भी नहीं बनाया है ना। हमारे श्रोताओं ने आज जो अपने फेसबुक पर इस बारे में जो पोस्ट डाली थी कि आज के हमारे कार्यक्रम कौन कौन से विषय कौन कौन से होंगे सखी सहेली कार्यक्रम में, तो जो सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं ना नेहा जी। वो बहाने के बारे में ही आए हैं। तो बहुत सारी सखियों ने, सखाओं ने, श्रोताओं ने क्या क्या लिखा है, कुछ इसमें से हम कमेंट आपको पढ़ के सुनाएंगे। हमारी एक सखी ने लिखा है कि सचमुच मैं रोज इतने बहाने सुनती हूँ कि कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है, और ये सारे नए बहाने हैं। हमारा नेटवर्क नहीं, लाइट नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा, और इसलिए हम मम्मी पापा बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, और न जाने क्या क्या ऐसे बहाने होते हैं। एक और हमारी सखी वो लिखती कि हमें कोई काम के लिए कहता है पर हम नहीं करना चाहते, तो हम कई बार बहाने करते हैं, चाहे सुबह जल्दी उठना हो या जल्दी सोना, उसके लिए भी हमारे पास कई बहाने तैयार रहते हैं। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं कि बहाने बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहानों को आदत बना लेना बुरी बात है। वहीं हमारे श्रोता कहते हैं कि जो बहाना होता है वो हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया है। तो कुछ बहाने तो बड़े मजेदार हो जाते हैं, और स्कूल के दिनों में बच्चे सबसे ज्यादा बहाना बनाते हैं। हमारी सखी ने अभी बताया किस तरीके के बहाने अब बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि बहाने बनाने, एक सच को छुपाया जाता है। बहाने बनाने का मतलब ये कि सच को छुपाया जाता है। तो झूठ रूपी आवरण से जो बात बनती है उसे बहाना कहते हैं, और ये इतने चालाक रहते हैं कि झूठ कब सच बन जाता है मालूम नहीं पड़ता है। और ये सप्ताह के 7 दिन जैसे उड़ने को है, सोमवार से शुक्रवार 3 से 4 सखी सहेली का साथ, बाकी समय ऑनलाइन हम लेते हैं, ऑनलाइन क्लास। जो बचता समय है घर के बाहर काम करते हैं, और यूं ही हंसते खेलते हमारा ये सप्ताह बीत जाता है। और इसी तरह बहानों की बातों के साथ हमारा यानी कि इस तरह के विषयों को लेकर जो बातें होती है, तो इस तरह से हमारा सप्ताह गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो ये जो बातें हमारी सखियों ने, सहेलियों ने, श्रोताओं ने लिखी है, तो उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ और कई सारी कमेंट भी हमारे श्रोताओं ने बाकी के लिखे हैं। लाख की चूड़ी की जो बात हमने की, उस पर एक कमेंट आया है कि वो कह रहे हैं कि लाख से कई खिलौने भी बनाए जाते हैं। चूड़ियां आजकल शादी के स्टॉल में तुरंत बनती है, नई ताजी चूड़ियां। ये एक परंपरा सी बन रही है, सामने तुरंत के तुरंत बनते हैं। और ये जो परंपरा है ये हमारा आजीविका का साधन भी बन रहा है। लोग इसको अपने करियर के रूप में भी अपना रहे हैं, यानी अपनी पैसे कमाने का माध्यम भी बना रहे हैं, जो कि हमेशा से होता आया है। लेकिन कुछ बीच में हम इन बातों को भूल चले थे, लेकिन अब फिर से चूंकि पुरानी बातों को या पुराने जो हमारे कामकाज है उनको फिर से दोहराया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अक्सर हम सब कोई चीज पसंद नहीं तो वो न करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें के लिए बहाना बनाना ठीक नहीं, उसमें आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कोई हमसे गलत बात
करने कहता है तो बहाना बनाना अच्छा है। तो इस विषय में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके जी। अलावा एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मेरी लाइफ तो पूरी बहाने बनाने में ही चलती है। जी। अब इनका क्या किया जाए, है ना? जी। कहते हैं कि मैं स्कूल टाइम पर स्कूल नहीं जाता था, देर हो जाती थी तो बहाना, लुका छुपी खेलना उसके लिए बहाना, क्रिकेट खेलना होता था तो उसके लिए बहाना, यानी कुल मिला के पूरे जीवन जो है बहाने बनाने में ही चला गया और इस तरह से चल रहा है। तो अब तो हम इसका कह क्या सकते हैं कि जो बहाने बनाने की आदतें हो जाती हैं, उसपे जब हम बात कर रहे थे तो हो सकता है हमारे श्रोता की आदत हो गई है बहाने बनाने की। हाँ। तो लेकिन अगर किसी तो बचपन से जब आदत हो जाती है बहाने बनाने की, उस पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा बहाना बना रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है, जो भी बड़े हैं उन्हें तुरंत पता चलता है। तो जब हमें पता चलता है तो हमें उस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए कि तुम बहाने बना रहे हो, और उस पर कठोर नहीं होकर शुरुआत में अगर हम उसे समझाएं कि भाई आपने ये बहाने बनाए, ये अच्छी बात नहीं है, और हमने उसे समझा दिया, तो अगली बार अगर वो कुछ सच हमारे सामने बोलता है, वो चाहे कितना भी उसने कुछ गड़बड़ कर दी है वो बता रहा है, तो भी हमें पूरा धैर्य के रख के सुनना चाहिए वो सारी बात, की नहीं कोई बात नहीं, आप आगे इस तरीके काम मत कीजिए, और ये जो भी उसे समझाएं, तो इसकी बजाय वो अगर हम उस पे गुस्सा करते हैं तो वो फिर से बहाने बनाएगा, और अगर हम उसे समझा लेंगे तो वो फिर बहाने नहीं बनाएगा। बिल्कुल। और नेहा, यहाँ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि कई बार घर के सदस्य किसी व्यक्ति को बहाने बनाने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। जी। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ उन युवा की या बच्चों की, जैसे कि माता पिता की क्या आदत होती है, हमेशा बच्चे के ऊपर इस बात के लिए जोर देते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही तुम आगे कुछ बन पाओगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे की रुचि होती है किसी खेल में या किसी वाद्य यंत्र को बजाने में, या वो शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है या किसी और कला को सीखना चाहता है। लेकिन माता पिता ये कहते हैं, अरे क्या गाने बजाने से क्या जीवन निकल जाएगा? तब बच्चा बहाने बना करके और बाहर जाता है और किसी तरह से अपने शौक को पूरा करता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो बच्चा बहुत सारे बहाने बना करके अपने शौक को पूरा किया करता था, आज वो उसी क्षेत्र में बहुत आगे तक चला गया, बहुत नाम कमाया। कई तो ऐसे खिलाड़ी हैं, कई सारे ऐसे गायक गायिका हुए हैं जिन्होंने बहाने बना करके अपने शौक को पूरा किया और उसके बाद में वो इतने आगे बढ़े कि उन्हें कई तरह के पुरस्कार दिए गए। जी, तो कहने का यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बहाने बनाकर किया गया काम ही सफल हो, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जो भी बड़े हैं घर के, वो बच्चों को समझने की कोशिश करें कि वो बहाने क्यों बना रहे हैं। वो सीधे सीधे आपके सामने अगर अपनी कोई रुचि रखते हैं कि ये हम करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ वो सारा काम कर सकते हैं। अगर उनकी रुचि अगर उसमें ज्यादा है तो वो उस ओर भी ध्यान देंगे और पढ़ाई की ओर भी। आप उनको कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई इससे बाधित नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत सा काम करते हैं, वो खेलकूद में भी बिल्कुल अव्वल रहते हैं, पढ़ाई में भी अव्वल रहते हैं। बिल्कुल, हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अलग फील्ड होता है, अलग उसकी रुचि होती है, या उसकी कार्य क्षमता किसी और क्षेत्र में अलग हो सकती है। भले ही माता पिता ने पढ़ाई लिखाई करके ऊंचाई हासिल की हो, लेकिन ये उनकी क्षमता है। लेकिन बच्चे में यही क्षमता हो ये जरूरी नहीं है। बच्चा अगर खेल में अच्छा है तो पढ़ाई के साथ साथ आप उसे इस बात की ट्रेनिंग दे, वक्त दे, और कहें कि भाई आपकी इसमें रुचि है तो कोई बात नहीं, ये समय आपका निर्धारित है, इसमें आप अपनी रुचि को पूरा कीजिए। और जब माता पिता को ये लगे कि नहीं, वो पढ़ाई से ज्यादा अच्छा इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसकी रुचियों को और भी ज्यादा निखार लाने के लिए उन्हें और कोशिश करनी चाहिए। तो अगर इस तरह एक दूसरे को समझने की व्यवस्था जिस घर में या जिस समाज में होगी, तो मुझे लगता है वहां बहाने बनाने की जरूरत फिर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी कई आलसी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो काम से जी चुराने के लिए कई बार बहाने बनाते हैं, बल्कि अक्सर बनाते हैं। तो उनसे ये कहेंगे कि थोड़ा अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए, है ना? क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा? सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। गम का फसाना
बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। तो बहाने बहाने पर बहाने हम करते करते गाने सुनते गए और अब इसी बहाने कुछ और बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं। और महिलाओं की अगर हम बात करें ना नेहा, तो उनका पूरा जो दिन होता है बड़ा व्यस्त निकलता है। घर के कामों में भोजन बनाना और घर के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखना, बच्चों अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो फिर उनमें तो बहुत ज्यादा और भी वक्त चला जाता है, और बाकी के अन्य काम भी रहते ही हैं महिलाओं के साथ। बिल्कुल। लेकिन इन व्यस्तताओं के चलते वो अपनी तरफ ध्यान कम दे पाती है, या चाहती भी है कि ध्यान दे, लेकिन समय कहाँ है उनके पास में। तो हम ये कहेंगे कि समय तो की कमी तो हम सभी के पास होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त उन्हें अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। थोड़ा अपने सौंदर्य निखार की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बालों की तरफ, नाखूनों की तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक उम्र तक तो सेहत के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल नहीं आता है, लेकिन जब 30-35 की उम्र पार हो जाती है, उसके जैसे यूं कह सकते हैं कि उम्र का जब ढलान आने लगता है, तब अगर हमने अपनी सेहत पर पहले ध्यान नहीं दिया हो तो उस समय हमारी तकलीफें और बढ़ जाती है, और जब तकलीफें बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं हो घर में, तब मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि शुरुआत से ही अपने तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसके लिए जो सप्ताह के 7
दिन होते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये कहेंगे कि 1 सप्ताह आप अपने लिए रखिए तो शायद ये हर महिला के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जी। लेकिन 7 दिन में से कुछ घंटे अगर अपने लिए निकाल सके तो ये बहुत एक अच्छी बात होगी और आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। बिल्कुल। और ये जो 7 दिनों में कुछ घंटे आप अपने लिए निकालने वाले हैं, 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी निकाल सकते हैं, उसमें भी अगर आप अपनी ओर ध्यान देंगी तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। तो हमने एक बात ये सोची कि अगर मान लीजिए हफ्ते के 7 दिनों में महिलाएं अपनी ओर ध्यान दें, तो वो 7 दिनों में क्या-क्या उन्हें करना चाहिए, किस-किस बात पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। बाकी तो सारी हमारी सखियां इतनी समझदार हैं जैसे कि हम उनकी कामों की लिस्ट बनाते हैं उसी तरह हमने जी। अपनी तरफ ध्यान देने की लिस्ट जी, बनाई है ना। वो तो बहुत जरूरी लिस्ट है, ये बनाना ही हाँ। चाहिए क्योंकि इस ओर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो अगर हम चाहें तो पहले दिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपने त्वचा और शरीर की सुंदरता पर ध्यान दे सकते हैं। यानी हम देखें कि भाई हमारे जो, क्योंकि घर के दिन भर काम हम करते हैं तो हमारे नाखून कटे फटे हो सकते हैं, कभी हमारे त्वचा जो है वो बहुत रूखी हो जाती है, हाथों की तो खासकर, उसके बाद पैरों की त्वचा रूखी हो जाती है, चेहरे पे कई बार हम ये बाद में देखते हैं अचानक से किसी दिन, बहुत सी सखियों को तो आईना देखने का वक्त नहीं होता है, तो वो हाँ। अचानक से आईना देखती बोलती अरे हम ऐसे दिखने लगे अब, और हमारा चेहरा किस तरह से हो गया है, मुरझा गया है, रूखा हो गया है, ये सारी चीजें। तो इन चीजों पर ध्यान देने के लिए वो पूरा एक दिन रखिए और उस दिन देखिए कि क्या क्या चीजें हैं, उसे किस तरह से आप कर सकती हैं। कि जैसे समय समय पर हम सखी सहेली में बताते रहते हैं कि भाई आप गर्म पानी में नींबू डालकर आप हाथ पैर डुबा सकती हैं, उससे साफ भी हो जाएगी, त्वचा साफ हो जाएगी, चमड़ी साफ हो जाएगी, मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए। तो इस तरह से अपने पूरी त्वचा की देखभाल कीजिए। कोई फेस पैक जैसा हम बताते रहते हैं वो लगा लिया आपने, थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए आपको आराम मिल गया, तो आपका मन भी शांत हो गया और आपका जो शरीर है, त्वचा है, उस पर आपका पूरा आपने ध्यान दिया। तो एक दिन इस तरह से आप अपना निकाल सकती हैं आराम से। बिल्कुल। और दूसरे दिन की हम बात करें तो दूसरा दिन जो है वो आप खान-पान में सुधार की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। वैसे खान-पान एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे शरीर पर असर डालता है। अगर हमारा खान-पान अच्छा है तो यूँ समझ लीजिए कि बाल अच्छे हैं, त्वचा अच्छी है, नाखून अच्छे हैं, पेट ठीक है और ये सब ठीक है तो उसका स्वास्थ्य पर सीधा-सीधा असर होता है। अब अक्सर हमने देखा है कि जब खाना बनाने की बात आती है तो कई बार या तो महिलाएं थोड़ा आलस कर जाती है या समय की कमी के चलते हम सीधी-सीधी बाजार से मिलने वाली चीजें जैसे बहुत सारे बिस्किट ले आते हैं, टोस्ट ले आते हैं, ब्रेड ले आते हैं और इस तरह की कई सारी चीजें दिन भर खाते रहते हैं। और उससे होता क्या है, उस समय के लिए तो पेट भर जाता है लेकिन जब पौष्टिकता की बात आती है तो उसमें बिल्कुल नदारत है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सोचिए उस समय कि खान-पान में हम किस तरह से छोटे-छोटे बदलावों के साथ पौष्टिकता पूरी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम दालें खाते हैं लेकिन जो पूरी आखी दालें होती हैं उनको अगर हम स्प्राउट कर लें, अंकुरित कर लें तो उसकी पौष्टिकता किस तरह से बढ़ जाती है। जब सब्जियों की बात आती है तो सब्जियों को एक तरीके से अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा खाने में नीरस लगता है, तो एक ही सब्जी को 3-4 तरीके से किस तरह से बनाई जाए ताकि रोज उसकी पौष्टिकता भी मिले, या फिर सब्जियों से कोई और व्यंजन बन, जैसे सूप बना सकते हैं हम। नेहा, ये जो लॉकडाउन का जब पीरियड था ना तब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग करके देखे कि सब्जियों से किस तरह से अलग-अलग सूप बनाए जा सकते हैं। और जब मैंने उन्हें बना करके यहाँ तक कि उसके अंदर मैंने कुछ सूप के अंदर थोड़ी-थोड़ी दालें भी मिलाई, तो दालों की पौष्टिकता और सब्जियों की पौष्टिकता मिलकर के जब वो इतना स्वादिष्ट सूप तैयार हो जाता है तो ये छोटे से प्रयास होते हैं लेकिन इसका जो है पौष्टिकता पर जो फर्क पड़ता है वो यूं कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो दूसरा जो दिन है वो आप थोड़ा खान-पान की तरफ ध्यान दीजिए, अपने फल घर के अंदर लाएं। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको फल तो जरूर खाने चाहिए। सब्जियां, दालों का उपयोग जैसे चिले बना करके या फिर ओट्स आते हैं, पोहे आते हैं, इन सबको मिला करके हम किस तरह से मतलब नाश्ता एक इतना पौष्टिक तैयार कर ले तो आप भी खाइए, घर के लोगों को भी खिलाइए और उस पौष्टिकता से आपको जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। और तीसरे दिन जो आपका वक्त होता है उसके दिन आप अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो पहनावा है वो भी कई बार हम वही सेम एक ही तरीके के कपड़े पहनते रहते हैं, उसी को अगर हम थोड़ी से फेरबदल कर लें या कुछ थोड़ा काट छाट कर ले, कुछ काट के कुछ बना लें, अलग अलग तरीके से बना लें, तो हमें नए नए तरीके की कपड़े पहनने मिल जाते हैं। उससे भी हमारा जो आत्मविश्वास है बढ़ता है और कई बार हमें लगता है कि नई नई चीजें हमारे पास हो गई हैं। और चौथा जो दिन है वो सेहत पर ध्यान देने का है। देखिए कि अगर कहीं कोई तकलीफ है तो डॉक्टर से सलाह ले
है ये बहुत जरूरी है, आप उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए या उपेक्षित मत कीजिए। और 5वें दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आप खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। इसके लिए आप डायरी लिख सकती हैं, अपनी सखियों से बात कर सकती हैं। और अगर छठे दिन की बात करें तो थोड़ा बाहर घूमना, टहलना, थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ा कुछ मनपसंद काम कर लीजिए, उससे भी मन हल्का हो जाता है ना जी। और 7वें दिन आप एक काम कीजिए कि आपने पहले से लेकर के 6वें दिन तक जो काम किया है उसका एक जायजा लीजिए, एक छोटी सी रूपरेखा बनाइए कि इनसे आपको क्या-क्या फायदा हुआ है और किस तरह से आप आगे बढ़ पाई हैं या अपने अंदर क्या बदलाव महसूस कर रही हैं, उसे आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से 7 दिन जब आप बिताती हैं तो ये 7 दिन आपके लिए खास बन जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा संगीत सुन लीजिए, तो संगीत सुनने पर भी आपका मन हल्का होगा जी। तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, जाने क्या पापी मेरी जिंदगी, हंस कर कहा हा आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूँ वो बारियां तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ वो बारियां तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफर में कहीं खो न जाऊँ, रास्ता नया और अब आज का सफर हो चुका है पूरा, तो सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।